कैमरे सामने मतलब कैमरे बैठो बाबा, इसलिए बोलो बैठो आप। अगर एक आवाज आए तो पसंद नहीं करने वाला हूँ, समझ जाओ मुझे। अगर यहाँ से आवाज आएगी पार्लिमानी हल्का नलगुंडा के मजलिस मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब नसीम अली साहब, मुतालिका MLA गोपाल साहब, जिले नलगुंडा के सदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मोहतरम जनाब कलीम साहब, TRS के तमाम कायदीन, मेरे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुतबा, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, मेरी आपसे गुजारिश है अगर आप यहाँ सामने ठहर के बात करेंगे तो मैं बैठ जाऊँ। और मेरी आप तमाम से गुजारिश है मैं आपके दरमियान में ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाह रहा हूँ। मैं चंद अहम बातें आपसे करने के लिए आया हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है और ख़ास तौर से नौजवानों से गुजारिश है कि मेरी बात को सुनो, आप समझो और बीच बीच में चीख मारना, नारे मारना, सुनिए बात क्या है, समझिए। उसके बाद हम तमाम मिलकर जलसे के इख्तिताम से पहले मैं खुद आपके साथ नारा लगाऊंगा, मगर मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उसको एहतियात से सुने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने इस इलेक्शन में TRS पार्टी की तारीफ का ऐलान क्यों किया, ये फैसला क्या है और क्यों लिया गया, मैं आपको बताना बेहद जरूरी समझता हूँ।
आप जानते हैं ये बात आपको बताना बेहद जरूरी है। असेंबली के इंतखाबात में मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आप तमाम से अपील की थी कि जिन असेंबली हल्क़ात से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार नहीं होगा वहां पर आप टीआरएस पार्टी को तायद करिए और दोबारा तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उन 7 असेंबली हल्क़ात पर कामयाबी से हमको हमकिनार किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग दूर रहकर भी मजलिस के लिए दुआएं की और यकीनन वो हमारी कामयाबी का एक बहुत बड़ा सबब बना। जब मजलिस ने असेंबली के इंतखाबात में इस बात का फैसला दिया और टीआरएस की तायद का ऐलान किया तो मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मुख्तलिफ गोशों से ये बातें होती रही। कांग्रेस की तरफ से खास तौर से ये बात कही गई कि मजलिस और टीआरएस बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहती है। उस वक्त कांग्रेस के सदर और आज के नलगुंडे पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार ने बड़ी बातें इल्जामात मजलिस पर लगाई और मुझ पर इल्जाम लगाकर पूछा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ये बताइए कि सौदा कितने में हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस के सदर हैं मगर जबान एक घटिया किस्म की इस्तेमाल करते हैं, इल्जाम लगाते हैं सिर्फ इसलिए कि इनके पास कोई दलाइल नहीं है। फिर कांग्रेस के सदर हैदराबाद को आए, चार मीनार के दामन में खड़े होकर बड़ी बुलंदबान बातें की और खुद कांग्रेस के कौमी सदर जनाब राहुल गांधी ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सी टीम है और केसीआर बी टीम है। चार मीनार का उनका जलसा नाकाम साबित हुआ और उस जलसे में आवाम नहीं थी तो राहुल गांधी को उत्तम कुमार रेड्डी ने मशवरा दिया कि हम हैदराबाद के हल्के में और 2 जलसे करेंगे। तो राहुल गांधी 3 जलसों में आकर हैदराबाद में वही उस तरह की बातें की, इल्जामात मजलिस पर लगाए कि मजलिस बी टीम है, सी टीम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उसके बाद तेलुगु देशम की तरफ से ये इल्जाम लगाया गया। चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद को आए, चंद्रबाबू नायडू मुख्तलिफ इल्जामात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लगाए। ये नहीं काफी था तो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैदराबाद को आ गए और आकर वही बात मजलिस के ऊपर इल्जामात लगाए। ये बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई तो उत्तर प्रदेश का वो चीफ मिनिस्टर जो इंशाअल्लाह कभी नहीं सुधरेगा वो आकर ये कहा कि अगर हैदराबाद में बीजेपी या तेलंगाना में बीजेपी कामयाब होगी तो ओवैसी को तेलंगाना से भगा दिया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कांग्रेस और बीजेपी का एक ही निशाना था, एक ही जबान थी, एक ही अल्फाज थे कि टीआरएस और मजलिस को हराना। कांग्रेस और बीजेपी ये तय करके आए थे कि दोबारा तेलंगाना में चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर न बने और मजलिस की कामयाबी को रोका जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मजलिस को भी कामयाब किया और टीआरएस पार्टी को भी कामयाबी अल्लाह ने दी। मैं आपका शुक्रिया अदा इसलिए भी करना चाहता हूं कि यहां से आपने टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार को एमएलए बनाया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। यकीनन आप तमाम के ताउन, आपके वोट और आपके इत्तेहाद की वजह से यहां से आपने कांग्रेस के एक मजबूत उम्मीदवार को शिकस्त दी। यकीनन आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, इसलिए कि इससे आपकी सियासी शऊर का अंदाजा किया जा सकता है।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कांग्रेस और बीजेपी के इल्जामात का मैंने आपके सामने जिक्र किया। राहुल गांधी जो के चंद्रशेखर राव को बी टीम और मजलिस को सी टीम कहते थे, जब 11 दिसंबर को नतीजे आए तो दुनिया ने देख लिया कि तेलंगाना से अगर किसी ने बीजेपी को हराया 102 सीट पर बीजेपी ने अपनी जमानत खोई। 5 एमएलए थे, उनका सिर्फ 1 एमएलए कामयाब हो सका। बताइए आप, ये किसने शिकस्त दी? क्या कांग्रेस ने बीजेपी का तेलंगाना से सफाया किया या फिर मजलिस और टीआरएस ने मिलकर तेलंगाना से बीजेपी का खात्मा किया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, बड़ा अहम इलेक्शन है और यकीनन मुझे पूरी उम्मीद है कि जब नतीजे आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान में एक नई हुकूमत तश्कील देगी। और इसीलिए मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि पिछले 5 साल में जो बीजेपी की सरकार रही है, आप और हमने देखा कि कैसे खौफ और दहशत का आलम सारे मुल्क में पैदा कर दिया गया। आपने देखा कि आज तेलंगाना में मजलिस जब ये कहती है कि 16 पार्लियामेंट की सीट पर जहां पर मजलिस का उम्मीदवार नहीं होगा, वहां पर आप टीआरएस के अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हम ये क्यों बात आपसे कहते हैं? क्योंकि मुझे इन 5 साल में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में, मुख्तलिफ शहरों में जाकर वहां पर मैंने कई जगहों पर वहां पर जाने का मुझे मौका मिला और आपने देखा कि तेलंगाना हो और तेलंगाना में यहाँ पर जो हुकूमत है, उत्तर प्रदेश में इखलाक का वाकया हुआ। इखलाक के घर में घुसकर उसकी जान ले ली गई। आज से 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अपना एक इंतखाबी जलसा कर रहे हैं और इंतखाबी जलसे के दौरान योगी आदित्यनाथ जिस तरह आज यहाँ पर मीडिया के लोग पहली सफ में खड़े हुए हैं, योगी आदित्यनाथ के जलसे में पहली सफ में वो लोग बैठे हुए थे जिनके ऊपर इखलाक को कत्ल करने का इल्जाम, और वो अपनी जबान से नारा लगा रहे थे बीजेपी और मोदी की तारीफ में। आप बताइए ये कितना बड़ा जुल्म हुआ, इखलाक को मार दिया गया। सारी दुनिया ने देखा कि कैसे जयपुर में पीलू खान को सरेआम रोड के ऊपर मार मार कर खत्म कर दिया गया। आप और हम जानते हैं एक 17 साल का नौजवान हाफिज कुरान जिसका नाम जुनैद है, जो ट्रेन में सफर कर रहा था, ईद के कपड़े लेकर ट्रेन में जा रहा था, उसको ट्रेन में उसका कत्ल कर दिया गया। कई वाकयात हुए, अलीमुद्दीन अंसारी को झारखंड में रांची में मारा गया गाय के गोश्त के नाम पर। मैं आप तमाम से अपील करता हूं, कांग्रेस का इल्जाम तो आपने सुन लिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने सब वाकयात हुए अखलाक के, जुनैद के, पीलू खान के, रकबर खान के, अलीमुद्दीन अंसारी के? क्या तेलंगाना में एक ऐसा वाकया हुआ जहां पर संघ परिवार के लोगों ने किसी के चेहरे पर टोपी और दाढ़ी देखकर उसके बैग की तलाशी ली, अगर गोश्त दिखा तो उसको मारा न पीटा? आप खुद सोचिए कि यह वाकयात कहां पर हुए? उन रियासतों में वाकयात होते हैं जहां पर बीजेपी की हुकूमत है। जहां पर बीजेपी की हुकूमत नहीं है, जैसा कि तेलंगाना में एक इलाकाई पार्टी है, यहां पर एक फिरका परस्ती का या फिर फसाद नहीं होता 5 साल में। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी इल्जाम लगाती है कि मजलिस और टीआरएस मिलकर बीजेपी को सपोर्ट करना चाहती है। अरे यहाँ पर एक वाकया नहीं हुआ, 5 साल में पूरे तेलंगाना पूरा बन रहा। बताओ, किसी को रोड पर रोककर उसकी दाढ़ी पकड़कर किसी को क्या मारा गया? जो हम और आपने देखे वीडियोस, कैसे कैसे वीडियोस बना बना कर डाले गए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इसलिए मुमकिन हुआ कि आपने अपने वोटों से
यहां पर एक ऐसी हुकूमत और पार्टी को कामयाब किया जो सही मानों में सेक्युलरिज्म पर यकीन रखते हैं। कांग्रेस पार्टी का इल्जाम, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर है जनाब कमलनाथ। क्या कमलनाथ के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वहां पर 2 नौजवान, उन पर गायकशी का इल्जाम लगा दिया गया। वहां पर कानून है गाय का और कानून के लिहाज से कानून बुक हुआ ये कोर्ट तय करेगा। मगर वहां पर कांग्रेस हुकूमत ने क्या किया, काउ स्लॉटर एक्ट के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया। वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जिस पर लगता है 1 साल तक वो जेल में रहता है। जब मैंने एहतजाज किया, इसके खिलाफ बयान दिया, तो कांग्रेस के मध्य प्रदेश के बड़े बड़े लीडरों ने कहा कि ओवैसी साहब फिर से लगाएंगे, जो ऐसी हरकत करेगा फिर से लगाएंगे। मैंने कहा वो हरकत हुई या नहीं हुई वो तुम और मैं फैसला नहीं कर सकते, वो अदालत फैसला करेगी। तो मुझको ताना मारकर कहा कि आप तैयार हो जाइए, ये कांग्रेस की हुकूमत है, मैंने से लगाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, बताओ ये तुम्हारा सेक्युलरिज्म है, ये आपका सेक्युलरिज्म है, और आप तेलंगाना में आकर मजलिस के ऊपर, टीआरएस के ऊपर बी टीम सी टीम का इल्जाम लगाती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े दावे कर रहे थे असेंबली इलेक्शन में कि हम इतने सीट जीतेंगे। मुझसे कई कांग्रेस के बड़े बड़े लोग कह रहे थे कि नलगुंडे की सीट पर कांग्रेस को हराना नामुमकिन है। मुझसे आकर कहा कि सर साहब अब हम पुराने शहर में दाखिल हो चुके हैं और हम आपके हल्के में जाकर ये सीट, ये फुला सीट पर हम जीतेंगे। मैं उनसे कह रहा था कि बिल्ली के खाक में छिछड़ी होते हैं। आपने देखा कि राहुल गांधी आकर हैदराबाद में कैंपेन करे, कुछ असर नहीं हुआ। एक जलसा, आखिरी जलसा किए जिसमें राहुल गांधी यहाँ के आपके उत्तम गुलाम नबी साहब और वो क्रिकेटर अजहरुद्दीन और साथ ही साथ आंध्रा का चीफ मिनिस्टर जो इंशाअल्लाह ताला जिसका चिराग अनकरीब में गुल होने वाला है, ये चारों डाइस पर मिलकर एक ही पॉइंट अलीफ से लेके वस्सलाम तक हर आदमी जो खड़े हुआ बोल रहा केसीआर खुला है, ओवैसी खुला है, केसीआर वो कर रहा, ओवैसी ये कर रहा। मैं कांग्रेस वालों से कह रहा हूं, इतने तुम जलसे करे उसका कोई असर नहीं हुआ, कुछ असर नहीं हुआ, बल्कि हैदराबाद में तुम्हारी एक सीट छोड़कर तमाम सीटों पर तुम्हारी जमानत जब्त हो गई। और हमारे इलाके में आकर चार मीनार क्या है मेरे भाई, चार मीनार हम तमाम के असलाफ की निशानियां है। चार मीनार यकीनन तेलंगाना की पहचान है। चार मीनार हिंदुस्तान के तारीखी मॉन्यूमेंट है, मगर साथ ही साथ वो हमारी अजमत की एक निशानी भी है, वो हमारे बुजुर्गों की निशानी है। वो तारीख का हिस्सा बताता है कि सरजमीन पर हमने भी जहांबानी और हुकूमत की थी। आप हमारे अब्बा की इमारत के सामने आकर अब्बा के बेटे को हराने की ऐलान कर रहे थे, अल्लाह ने उनको दिखा दिया। उत्तम कुमार रेड्डी उस वक्त भी कहे थे कि असद ओवैसी बताओ सौदा कितने में हुआ। उत्तम कुमार रेड्डी याद रखो, इंशाअल्लाह ताला आइंदा 5 साल नहीं बल्कि आइंदा 10 साल तक तुम्हारी दाढ़ी मेरी दाढ़ी से बड़ी हो जाएगी। तुम्हारी दाढ़ी बढ़ रही है तो मैं तुमको दावत देता हूं, आ जाओ। मैं इनको दावत देता हूं, सियासी भी और दूसरी भी। घर तो खाली हो रहा है, एक के बाद एक हर कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर उस पार्टी को छोड़कर चले जा रहे हैं।
बाय कर रहे हैं, खुदाफिज कह रहे हैं, इसलिए कि उनको मालूम कि इस पार्टी में अब वो दमखम नहीं रहा। इस पार्टी की बुनियादों में जो आज से 50-60 साल पहले कुछ सच्चाई और ईमानदारी थी, वो तमाम की तमाम खत्म होकर रह गई। आप अंदाजा लगाइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि राहुल गांधी के बारे में कांग्रेस कहती है कि वो जनियोधारू हिंदू है और असदुद्दीन ओवैसी सी टीम है। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए। फिर ये कहते हैं कि कांग्रेस के डीएनए में ब्राह्मणों का खून है, फिर हम कहां जाएंगे? हम तो वर्णम सिस्टम में नहीं आते। दलित कहां जाएगा? आदिवासी कहां जाएगा? अक़लियतें कहां जाएंगी? ये राहुल गांधी के बारे में आप कहते हैं। राहुल गांधी हर जगह जाकर सिर्फ एक ही बात कहते हैं, मजलिस वहां लड़ी, मजलिस यहाँ लड़ी, मजलिस इधर लड़ी। राहुल गांधी आप क्यों केरला जाके लड़ रहे? और हमको सी टीम आपको बता रहा हूं कि मजलिस का मकसद क्या है। हमारा मकसद यही है कि अक़लियतों को, दलितों को, कमजोरों को इंसाफ मिले। हमारी जिद्दोजहद क्या है कि सियासी ताकत मिले, इक़्तिदार में हमारे नुमाइंदे कामयाब हो और हम उसके बलबूते के ऊपर हमारे मसाइल को हल करा सकें। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख रही है। मैं आपके दरमियान में और हमारे टीआरएस के एमएलए और उम्मीदवार के दरमियान में खड़े होकर एक बात साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाहूंगा कि हमारी तारीख आपकी टीआरएस पार्टी के लिए नहीं है, हमारी तारीख सिर्फ केसीआर के लिए है। इसलिए कि मैंने के चंद्रशेखर राव में इस बात को देखा कि यकीनन वो अक़लियतों के लिए, कमजोरों के लिए, मजलूमों के लिए कुछ करना चाहते हैं। मुझे अच्छी तरह एक वाकया याद है कि आज से 1 साल पहले तेलंगाना में किसी एक जगह पर एक मजहबी जुलूस जा रहा था और जुलूस के दौरान में कहीं पर एक छोटे से गांव में एक इबादतगाह के आगे कुछ गड़बड़ हुई। उस वक्त मैं केसीआर से मिलने गया तो वहां पर के चंद्रशेखर राव ने मुझसे कहा कि असद भाई पूरा पीसफुल चले गया, माशाअल्लाह से मेरा बिल्कुल सही चले गया, मगर एक वाकया हुआ फला जगह पर। तो बोले नहीं खत्म हो गया। बोला ऐसा नहीं हुआ, इसका वीडियो है। मेरे सामने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने फोन उठाकर वहां के एसपी से सवाल किया कि आप तो मुझसे कहे कि सब पीसफुल गया, मैं ये वीडियो देख रहा हूं। ओवैसी साहब मेरे बाजू बैठे। इतने सख्त अल्फाज में चीफ मिनिस्टर ने उस एसपी से कहा कि दोबारा इस तरह का वाकया नहीं होना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में खास तौर से आप जुनूब की बात मत देखिए, बल्कि जहां कहीं भी नॉर्थ का जो हिस्सा है आप वहां पर देखिए क्या क्या वाकयात पेश हो रहा है। आज हमारी रियासत में अमन है और फिर हम न सिर्फ अमन है बल्कि जिसका जिक्र अभी कलीम साहब ने किया कि पूरे तेलंगाना में मुसलमान अक़लियत के लिए 203 स्कूल खोले गए, जिसमें 50,000 मुसलमान बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं। मेरे भाई, एक बच्चे और बच्ची के ऊपर हुकूमत 1 लाख रुपया खर्चा कर रही है। आप अंदाजा लगाइए, सारी दुनिया बोलती है ये मुसलमानों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तालीम का है। कोई इल्जाम लगाता है कि ये पढ़ते नहीं, कोई इल्जाम लगाता है कि सिर्फ मदरसों को जाते। अरे जालिमों, तुमको हमारी हकीकत नहीं मालूम। हमारी हकीकत ये है कि हमारे पास इतनी दौलत नहीं है कि आम मुसलमान अपनी औलाद को, बच्ची और बच्चियों को पढ़ाए। ये कौन कह रहा है? कुंडू कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि पैसे नहीं होने की बिना पर हम तालीम से अपने बच्चों को महरूम रखते हैं। इस हुकूमत ने, मजलिस ने अपना रोल अदा किया। आज 204 स्कूल में 50,000 बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं। ओवरसीज स्कॉलरशिप की स्कीम है। 950 मुसलमान बच्चे और बच्चियों को सारा उनके कोर्स के तकमील तक 20 लाख रुपए उनको दिए जाते हैं। ये तमाम कामों की एक फहरिस्त है। शादी मुबारक से आप वाकिफ हैं। ये काम इसलिए हो रहा है
कि हमने अपने वोटों से इस हुकूमत को कामयाब किया, इसलिए कि हम इसमें हिस्सेदार। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि नलगोंडा की पार्लियामेंट की सीट पर भी आप बेखौफ होकर, पुरउम्मीद होकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। कांग्रेस पार्टी सिर्फ इल्जामात लगा सकती है कि ये अगर जीत जाएंगे तो वहां पर क्या करेंगे। मैं इनसे एक सवाल कर रहा हूं, 2017 दिसंबर में जब पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का बिल पेश किया गया तो क्या उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी हुकूमत की तारीफ नहीं की थी? जब मैं तरमीमात पेश कर रहा था कि ये ना सिर्फ हमारे तमाम चीजों के खिलाफ है, हमारी शरीयत के खिलाफ है, हिंदुस्तान के आईन के खिलाफ है, कोई उठकर मेरी तारीफ नहीं किया। बताओ कांग्रेसियों, तुम आज मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, जब मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ट्रिपल तलाक के मसले के ऊपर दलाइल के साथ हिंदुस्तान के आईन का हवाला दे रहा था, मैंने तरमीमात पेश किए कि लफ्ज मुस्लिम खातून निकाल दो और सिर्फ खातून रख दो कि जो कोई भी मर्द अगर किसी औरत को छोड़ेगा तो उसको ये करना पड़ेगा। मगर कांग्रेस पार्टी ने मेरी तरमीम के ऊपर, मैं अकेला पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी तरमीम के ऊपर मैंने खुद अपना वोट डाला। ये सेकुलरिज्म के भीख मांगने वाले, ये सेकुलरिज्म का चोला पहनकर फिरने वालों, शर्म करो। तुमने उस वक्त हिंदुस्तान की लोकसभा में बीजेपी का साथ किया, तुमने मोदी का साथ किया और मैं खड़े होकर पुकार रहा था कि ये मेरे वजूद के खिलाफ है, ये मेरी शनाख्त के खिलाफ है, ये मेरी शरीयत के खिलाफ है, ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो यही कांग्रेस पार्टी जिसका सदर राहुल गांधी है, ये मोदी की तारीफ कर रहे हैं। बताइए आप, आज हम पर इल्जाम लगा रहे हैं आप, जब हमारा असल मसला पेश हुआ जिसके लिए हिंदुस्तान के हमारे तमाम जिम्मेदारों ने, मकामी फिक्र के लोगों ने कहा कि हमारे लिए काबिल कबूल नहीं, हमने दस्तखती मुहिम चलाई, मगर आप पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2017 दिसंबर का ये तमाम चीजें जो मैंने जिक्र किया, यूट्यूब पर जाकर देखिए, ये तमाम दस्तयाब हैं। और आज कांग्रेस पार्टी बोलती है कि ऐसा होगा। हम इनसे पूछना चाहते हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं, बताओ आपका सेकुलरिज्म का डेफिनेशन क्या है? इतने इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट का इलेक्शन होने जा रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे भाई, राहुल गांधी ने अपनी जबान से कितने मर्तबा लफ्ज मुसलमान इस्तेमाल किया? सोचो, पूछो इन कांग्रेसियों से, इनको शर्म महसूस होती है, इनको हया आती है? नहीं, कैसे लेंगे? हम अल्पसंख्यक बोलेंगे, हम माइनॉरिटी बोलेंगे, जंगधारू बोलने में शर्म नहीं आती? अपने आप को जंगधारू बोलने में शर्म नहीं आती? और आप हम पर इल्जाम लगाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अक़लियतों की बर्बादी अगर आज है हिंदुस्तान में, मुसलमान अगर कमजोर है, दलित अगर परेशान है, तो यकीनन इसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहा, बहुत बड़ा रोल रहा। अगर मैं शुरू करूंगा तो आजादी के बाद से लेकर अब तक हिंदुस्तान में 16 लोकसभा के इलेक्शन हुए। बताओ हमको क्या मिला? अगर आज हमारे पास कोई चीज है तो हमने अल्लाह की जात पर तवक्कल किया और हमने अपने क़ुव्वत बाजू और अपने सियासी शऊर की बुनियाद पर कुछ हासिल किया। ये कांग्रेसी हमको क्या किए? इनकी दास्तान शुरू होती है, बहुत लंबी कहानी इनकी है, मगर इल्जाम लगाना, डर पैदा करना कि नहीं अगर मजलिस टीआरएस जीत जाएगी तो दिल्ली में क्या होगा। मैं इनसे पूछ रहा हूं, क्या आप बता सकते हैं कि आप 120 लोकसभा की सीट जीतने वाले हैं या नहीं? क्या आप वही कहीं 50-70 पे दम तोड़ने वाले हैं? क्या आप 120 लोकसभा की सीट जीतेंगे? बताइए आप। आज हम पर इल्जाम लगाते हैं
अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को देखिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा कि 35 साल से गुजरात में एक भी मुस्लिम एमपी कामयाब नहीं हुआ। 35 साल हो गए। आखिरी एमपी जो कामयाब हुए थे वो जनाब अहमद पटेल साहब थे। 35 साल से एक एमपी नहीं जीता और आप हमको बोल रहे हैं आप गुजरात में एमपी नहीं जिता सकते, मगर मजलिस टीआरएस क्या करेगी? अरे तुम कब तक हमको डराओगे? तुम कब तक हमको डराओगे कि ऐसा हो जाएगा? मैं नौजवानों से कह रहा हूं, मैं बुजुर्गों से गुजारिश कर रहा हूं, ये तो हम अपने बचपन में कहानी सुनते थे कि शेर आ जाएगा, शेर आ जाएगा। अरे हम कोई शेर आने दो, हम किसी शेर से डरने वाले नहीं है। हमारा काम सिर्फ अल्लाह से डरना है। हमको उम्मीद है अल्लाह से, हमको भरोसा है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो बाबा साहिब अम्बेडकर का बना हुआ है। अरे आएंगे आएंगे, अरे कितने आए चले गए। अरे नुकसान तुमको होगा, याद रखो। अगर कोई डाकुओं का टोला आएगा, किसी डाकू अगर किसी महल्ले में चोरी करने आएगा तो डाकू झोपड़ी पर डाका नहीं डालता, डाकू पैसे वाले की इमारत पर डाका डालता है। अरे हम तो फकीर हैं, हमारे पास है ही क्या? हमारे पास तो सिर्फ दौलत अगर है तो दौलत ईमान है। तुम्हारी इमारतों पर डाका पड़ेगा। तुम अपनी बर्बादी को देख रहे हो और हमको डरा रहे हो। तुम अपने महलों की वीरानी को देख रहे हो और तुम हमारी झोपड़ी पर आकर हमको डरा रहे हो। अरे बस करो, ये डराने की सियासत अब नहीं चलेगी। मैं आपसे कह रहा हूं, डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर आप मजलिस और टीआरएस का साथ दीजिए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, खौफ की बुनियाद पर नहीं बल्कि बेखौफ होकर, निडर होकर आप मजलिस और टीआरएस का साथ कीजिए। ये कांग्रेस की हमेशा सियासत रही है। इलेक्शन का ऐलान जैसे होता तो दिल्ली में बैठे हुए वो जो दलाल दिल्ली में बैठकर उर्दू अखबारात में बयान देते हैं कि देखो भाई, जिंदगी और मौत का इलेक्शन है, जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। मेरे अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान को आजाद होकर 70 साल का अरसा हो चुका। हर इलेक्शन हमारे लिए जिंदगी और मौत का बन जाता है और इलेक्शन के बाद रोज हम मरते हैं, गुर्बत की वजह से मरते हैं, बच्चों की तालीम नहीं दिला सकते मरते हैं, बैंक से लोन नहीं मिलता मरते हैं, पुलिस के जुल्म का शिकार होते मरते हैं, पीटा जाता है मरते हैं। मगर हम कब तक मरेंगे बताओ मेरे को आप? हम एक जिंदा कौम है, हम जिंदा रहने के लिए आए हैं। हम डरने की बुनियाद पर या खौफ की बुनियाद पर न टीआरएस का साथ देंगे न कांग्रेस का साथ देंगे। हम न मोदी से डरेंगे न आरएसएस से डरेंगे। अरे डरना छोड़ो तुम। हिंदुस्तान की जमहूरियत, हिंदुस्तान का आईन हमारे लिए काफी। अगर हम अपने आप को अल्लाह की जात पर तवक्कल करते हैं तो बेखौफ होकर अपने फैसले लो आप। यही पैगाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के हर कोने में जाकर पहुंचाती है। तो कांग्रेस वाले इल्जाम लगा देते कि देखो ये भड़काऊ भाषण दे रहा। मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं हकीकत को बयान कर रहा हूं। अगर यहां पर कोई आकर बैठा है तो मेरा काम यह है कि मैं उनको एक पैगाम दूं कि वे सोच लेकर यहां से उठे। और कोई हकीकत इस बात पर है, हकीकत तो ये है कि मैं पुकार पुकार कर सुबह फजर तक तकरीर करूं, मगर दिल को मोड़ने वाला तो अल्लाह। अल्लाह दिल को मोड़ने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ अपनी जबान से, अपने अल्फाज से आपसे गुजारिश कर सकता है कि देखो ये हकीकत है, ये दलील है, ये दलाइल है, इसकी बुनियाद पर आप हमने जो फैसला लिया उसका साथ दो। दूसरी अहम बात कि हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैदराबाद हुआ, हैदराबाद हुआ है। आए सो आए उस गली, उस इलाके में जहां पर हम पैदा हुए।
बड़े भरे, जहां से आज हम यहां तक आ गए। वहां पर आकर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि मजलिस स्पीड ब्रेकर है, मजलिस और टीआरएस का 5 साल का साथ है। और फिर ये भी कहा कि टीआरएस के गाड़ी का स्टीयरिंग पहले इनकी बात कि मजलिस और टीआरएस 5 साल से साथ है। अरे तुम जिससे साथ निभाना था नहीं निभाए, हमको निभाए। समझे? समझ गए ना? तुम जिसका साथ निभाना था हम निभा रहे। इनकी जलन महसूस हो रही है। मैं खाली हूं। अरे याद रखो, जब तक टीआरएस के चंद्रशेखर राव तेलंगाना में अमन को बरकरार रखेगी, तेलंगाना में संघ परिवार के अजायम को रोकते रहेगी और दलितों को, बीसीस को, अक़लियतों को उनका कानूनी दस्तूरी हक देते रहेगी, हम साथ निभाते रहेंगे इंशाअल्लाह, निभाते रहेंगे। अब इनका दूसरा इल्जाम कि मजलिस स्पीड ब्रेकर है। नरेंद्र मोदी साहब, केसीआर जो है तुम्हारे से ज्यादा अक्लमंद है, केसीआर तुम्हारे से ज्यादा दिलवाला है, केसीआर तुम्हारे से बड़ा हिंदू है। केसीआर के हिंदू में और मोदी के हिंदुत्व में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे नारायण रेड्डी साहब, गोपाल रेड्डी साहब हिंदू हैं, ये हिंदुत्व को नहीं मानते। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व क्या है कि हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को खत्म कर देना। इस मुल्क में जो तहजीब है, जो तमद्दुन है, जो जबानें हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो कॉम्पोजिट कल्चर है, जिसका जिक्र अंबेडकर ने हिंदुस्तान के आईन के रूह में किया, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये इंसाफ, भाईचारा, मसाहत, ये हिंदुत्व खत्म करना चाहता है। इसलिए मिस्टर मोदी, हम स्पीड ब्रेकर नहीं, हम स्पीड ब्रेकर के बाद। और आप याद रख लो, आप सबको बोल सकते, राहुल गांधी को बोल सकते, उत्तम को बोल सकते, किस किस को बोल सकते, अगर हमारे को बोलेंगे आप, हम काजकोरे की फल्ली है, गुजारा करेंगे। वो जमाना चले गया नरेंद्र मोदी, वो जमाना चले गया कि लोग आकर खड़े होकर हमारे खिलाफ बोलते थे हिंदुस्तान में और ये समझते थे कि हम गूंगे हैं, हम डरेंगे, हमारे मुंह में जबान नहीं है। वो दौर खत्म हो चुका है। मैं एक नए हिंदुस्तान का एक नए हिंदुस्तानी हूं। अगर तुम जबान से जवाब दो चाहते हो तो जबान से दूंगा, अगर दलील चाहते हो तो दलाइल को पेश करूंगा, अगर तुम अकल का मुजाहरा करोगे तो मैं हिकमत से तुम्हारा जवाब दूंगा, अगर तुम खौफ पैदा करोगे तो मैं बहादुरी से मुकाबला करूंगा, अगर तुम कहोगे कि तुझे जान से मार दूंगा, मैंने कहूंगा गर्दन कट भी जाएगी मगर तेरे सामने हम सब नहीं। ये पैगाम जब मजलिस देती है तो इनको परेशानी शुरू हो जाती है। इसीलिए वो जिक्र करे ये कैसा होगा। मिस्टर मोदी, मिस्टर राहुल गांधी, सुनिए आप, इंशाअल्लाह ताला 16 पार्लियामेंट की सीट पर केसीआर और एक सीट पर शेरवानी का
नरसिम्हा साहब को माशाल्लाह टोपी भी पहन लिया उन्होंने। मोदी ने पहनते टोपी, उत्तम को पिला के वो भी निकालते। तो मेरे भाई हमारे MP साहब नरसिम्हा रेड्डी साहब हैं। तीसरी बात जो मोदी साहब बोले, साहब आप बैठो, आपकी कुर्सी जीत गया, बैठो। अभी टेम्पो बढ़ रहा है। तीसरी बात जो नरेंद्र मोदी बोले कि TRS का स्टीयरिंग मजलिस के हाथ में है। भाई सुनिए, हिंदुस्तान के वजीर आजम बोले कि बैठो। ये अच्छी आदत है मोदी का नाम लेते खड़ा के क्या बोला उन्होंने। अभी बैठो, बैठो, पूरे बैठो, बैठिए। 11 के दिन बैठना नहीं, 11 के दिन दौड़ना। बैठो। हिंदुस्तान के वजीर आजम लाल बहादुर स्टेडियम, इसको हम फतेह मैदान भी बोलते हैं। फतेह मैदान क्यों बोलते हैं मिस्टर मोदी, आपको नहीं मालूम होगा, नेक्स्ट टाइम जाएंगे वहां पे आप। फतेह मैदान इसलिए बोलते क्योंकि आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह आके वहां पे ठहर के किले पे हमला करके जीत गए। अब नेक्स्ट टाइम लोग बोलेंगे अब्बा यहाँ नहीं जाना पे। ये ओवैसी के बाप दादा की निशानी दिख रही है। बोल रहे कि स्टीयरिंग TRS की MIM के हाथ में नहीं, हिंदुस्तान के वजीर आजम TRS की स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में नहीं है। ये चंद्रशेखर राव ने TRS की स्टीयरिंग तेलंगाना के गरीब और मजलूम आवाम के हवाले कर दिया। TRS की गाड़ी का स्टीयरिंग दलितों के हाथ में, कमजोरों के हाथ में, बेवाओं के हाथ में, अपाहिज लोगों के हाथ में, जो गरीब हैं उनके हवाले कर दिया कि देखो मैं तुम्हारी है, तुमको लेकर जाना है क्योंकि अब तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला करना है। मगर अगर मोदी का जवाब देने के लिए अगर स्टीयरिंग मेरे हाथ में है और हाथ स्टीयरिंग जिसके हाथ में है उसके चेहरे पर दाढ़ी और टोपी है, आपकी क्यों जल रही? आपको क्या पेचिश हो गई? आपको रात में नींद नहीं आ रही? क्या आप सो नहीं पा रहे? क्या आप खा नहीं पा रहे? मगर बोलना जरूर। और कितनी तकलीफ से बोले होंगे मिस्टर मोदी, मेरे को अंदाजा है कि आपका अना जो है ना, अना इनकी अनानियत हिमालय के पहाड़ से ऊंची है और बड़ी करब के आलम में इनको बोलना पड़ा होगा मजलिस, और रात भर बोलते रहोगे मजलिस 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 मजलिस। पढ़ो हमारा वजीफा काम में आ जाएगा पूरे। मेरे भाई स्टीयरिंग हमारे हाथ में, हिंदुस्तान का वजीर आजम रहकर ऐसी बात आप सोचिए कि एक अजीम वजारत उस्मा के ओहदे पर फायद है और बोलना कि स्टीयरिंग मजलिस के हाथ में है। नहीं मिस्टर मोदी, पहिया भी हम ही है, टायर हम है, इंजन हम है, बैटरी हम है, सब हम है। खुश हो गए आप इंशाअल्लाह ताला मेरे भाई याद रखिए कि जब नतीजे आएंगे, हिंदुस्तान को आज क्या जरूरत है। लोग ये मीडिया वाले बार बार बोलते, क्या बोलते मीडिया वाले कि सिर्फ हिंदुस्तान का वजीर आजम मोदी बनेगा या राहुल गांधी बनेंगे। मैं उन मीडिया वालों से बोल रहा हूं जो दिल्ली में बैठकर कांग्रेस और बीजेपी की तारीफ करते हैं, इनके कसीदे पढ़ते हैं। अरे दिल्ली हिंदुस्तान नहीं है, याद रखो। तेलंगाना भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, आंध्रा भी है। और अगर काबिलियत की बात आएगी,
हिंदुस्तान को चलाने की बात आएगी तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अल्लाह मेरी इस बात को पूरा कर दे। अगर कांग्रेस बोल रही है कि राहुल फॉर पीएम, बीजेपी कह रही है कि मोदी को बनाना है, मैं तेलंगाना की आवाम से कह रहा हूं, तेलंगाना की गरीबों आवाम से कह रहा हूं, मैं तेलंगाना के गरीबों से, मजलूमों से, दलितों से, आदिवासियों से, अकलियतों से, तमाम जिम्मेदारों से, अपर कास्ट के लोगों से कह रहा हूं, क्या हमारा चीफ मिनिस्टर मोदी और राहुल से कम है? नहीं, हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर में उनसे बढ़ के काबिलियत है कि हमारे चीफ मिनिस्टर में राहुल में जमीन आसमान का फर्क है कि चंद्रशेखर राव ये कह रहे कि हिंदुस्तान में इतना पानी खराब जाता है, समंदर में जाता है, क्या मोदी और राहुल उसके बारे में बात कर सकते हैं? मेरे भाई, अगर हम 17 पार्लियामेंट की सीट पर इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हासिल करेंगे, वहां आंध्रा से चंद्रुडू टाइटाई बाईपास और जगनमोहन रेड्डी 20 पार्लियामेंट की सीट से इंशाअल्लाह जब कामयाब होगा तो आंध्र प्रदेश की आवाम के लिए बेहतरीन होगा, तेलंगाना की आवाम के लिए बेहतरीन होगा। हम हैदराबाद में बैठकर तेलंगाना के मसाइल को हल कर सकते हैं। आज हमने देखा कि कितनी मुश्किल से हमको तेलंगाना की हाईकोर्ट लाना पड़ा। अगर 17 एमपी तेलंगाना के लोकसभा में जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान का वजीर आजम ना मोदी बनेंगे ना राहुल बनेंगे, बल्कि इलाकाई पार्टियों के कोई लीडर इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान के उस अजीम ओहदे पर फायज होंगे। इसीलिए हमसे और आपको ये कोशिश करना है कि 11 अप्रैल के दिन निकलकर अपने एक और को इस्तेमाल करना है तेलंगाना के लिए, हिंदुस्तान की रूह को बचाने के लिए, तेलंगाना के लिए भी और हिंदुस्तान की रूह को बचाने के लिए। मेरे भाई, मैं साफ और वाज़ेह तौर पर आपसे कह रहा हूं कि मोदी से मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस नहीं, केसीआर कर सकता। केसीआर बराबर मोदी से मुकाबला कर सकता है। राहुल गांधी होंगे सदर, मगर आज के सियासी दौर में ये जरूरी है कि हम अपने मुस्तकबिल को देखें। वो खौफनाक मनाजिर हमारे सामने है, जो मॉब लिंचिंग के वाकयात हमारे सामने है, ट्रिपल तलाक का कानून हमारे सामने है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हिंदुस्तान की नई सियासत में जरूरी है कि इलाकाई पार्टियां कामयाब होकर हमारे मुस्तकबिल का फैसला कर सके। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या बोल सकते? उन्होंने हर रोज परेशान है, नई नई बातें कर रहे। अब तो अमेरिका कह रहा है, जिस ट्रम्प से जाकर वो इतने गले लपटे, इतने लपटे, इतने लपटे, अरे गाड़ी में उतरे तो लपट लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई लपेट लिए, खाना खाने से पहले लपेट लिए, खाने के बाद लपेट लिए, हाथ धोए लपेट लिए, गाड़ी में बैठने से पहले लपेट ले। हम भी बोलाएंगे बहुत लपट रहा, इसको लपट लिया, लपट लिया उसको। ऐसा लपटे कि अमेरिका बोल रहा कि F-16 नहीं गिरा। मिस्टर मोदी, इतना लपटने का नतीजा क्या निकला? फिर हम तो समझे कि लपटे तो आप लपटा लेंगे, मगर उन्हें आपको लपटा लेंगे। मेरे भाई, आप अंदाजा लगाइए कि आज हिंदुस्तान के वजीर आजम बोलते कि अपोजिशन पार्टियां टेररिज्म के साथ के लड़ाई में साथ नहीं दे रही है। हिंदुस्तान के वजीर आजम, एक बात बता दो कि पुलवामा में वो RDX कैसे पहुंचा? 50 किलो RDX पहुंच गया। मेरे भाई, क्या मोदी जिम्मेदार नहीं है इसका? क्या मोदी से सवाल करना गलत है? आप बताओ मेरे को, पुलवामा की जिम्मेदारी वो RDX पहुंचना मोदी से नहीं पूछता, हम नहीं पूछता मोदी से। इन अपने आप से चौकीदार बोलते हैं। कैसे चौकीदार है आप? चौकीदार कैसे है आप कि आपके नाक के नीचे से 50 किलो
जिलाध्यक्ष चला गया। अच्छा, ये चौकीदार बेचारे गरीब है, इन्हों नहीं है, इन्हों बहुत अच्छे। रात में देखो आप बिल्डिंग के सामने दोनों बिल्डिंग के घर के चौकीदार बैठ के बीड़ी मार के बात करते रहे। जो आके साफ करके भी चले आता, चौकीदार आया था नहीं मालूम, उनका भी हाल नहीं है। अब चौकीदार बोले पहले शुरू करें तो बोले चाय कोई एतराज नहीं है, हरगिज़ एतराज नहीं है। अगर कोई चाय वाला काम करता है तो हराम का काम नहीं, अच्छा काम। ये बोले चाय वाला हूं, हम बोले ठीक है। फिर बोले कि मैं माँ गंगा का बेटा हूं, हमने कहा आपका अकीदा है, कोई बुरी बात नहीं। फिर कहा मैं फकीर हूं, मैंने कहा तुम तो नजर नहीं आते। फिर बोले मैं झोला लेके चले जाऊंगा, हम बोले तुम जाएंगे इंशाअल्लाह होगा, आप जाएंगे इंशाअल्लाह होगा। तो मेरे भाई 11 अप्रैल के दिन नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, हिंदुस्तान में एक इलाकाई पार्टी के लीडर को वजीर आजम बनाने के लिए, तेलंगाना की मजबूती के लिए, केसीआर को आगे बढ़ाने के लिए, सेकुलरिज्म की बका के लिए, फिरका परस्ती के खात्मे के लिए, आरएसएस के पैगाम को खत्म करने के लिए, तेलंगाना को पुरअमन रखने के लिए मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं। 11 अप्रैल को आप केसीआर का साथ दीजिए और उनको कामयाब करिए। ये जो उम्मीदवार आपके सामने बैठा, ये नेक आदमी है, ये काम करने का जज्बा रखता है और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आपके वोट और आप हम तमाम की दुआओं की बिना पर अल्लाह जब इनको कामयाब करेगा तो यकीनन नरगुंडे के आवाम के दरमियान में रहकर उनका काम करेंगे। मैं हमारे एमडी साहब से बोलूंगा कि सर, आप जीतने के बाद हमारे इलाकों में कुंचम काम करो। हमारे कब्रिस्तान की दीवारें हैं, ईदगाह की दीवारें हैं, हमारे स्कूल के मसले हैं, जरा काम कराओ। आप खाली आके महीने में 2 मरतबा हमारे से मिल के जाओ, पूछो कि क्या काम है, मैं हाजिर हूँ। हमारे को सिर्फ हम इंसाफ चाहते हैं, हम आसमान के तारे नहीं तोड़कर लाने की बात कर रहे हैं, हम इंसाफ चाहते हैं, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको इंसाफ चाहिए, वो इंसाफ जो हिंदुस्तान का संविधान हमको देता है। और मैं कांग्रेस के उम्मीदवार से कह रहा हूँ, उत्तम कुमार रेड्डी साहब, आप तो गए इंशाअल्लाह। और आपकी ताईद में वो लोग आए थे हैदराबाद से, मैं उन लोगों से भी कह रहा हूँ, भाई साहब, आप जिस जमीन पर अपना कॉलेज चला रहे हैदराबाद में, वो डिस्प्यूटेड लैंड है, याद रखो। अगर आप इस तरह की वाहियात गंदी बातें करते रहेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला हमको भी वो कार्रवाई करना पड़ेगा। मैं नलगुंडे की आवाम से, नलगुंडे के जिम्मेदारों से, नलगुंडे के तमाम उलेमाओं से, नलगुंडे के तमाम जिम्मेदारान से पुरखुलूस अपील कर रहा हूं कि बेखौफ होकर आप टीआरएस की तायीद करिए, केसीआर को कामयाब करिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।